हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में जैसे अब इंडियन ज्योग्राफी जब शुरू होगा तो इसके अंत तक जब पूरे एकदम चैप्टर बाय चैप्टर एक एक सिलेबस एक एक चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये किसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, ये पूरे मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा। मतलब इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, यानी चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी बनता है ये सारे इंडियन ज्योग्राफी का हम देखे हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह से इसको हम इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी दो तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी दो तरीके से पढ़ा जाएगा। भूगोल को देखते हैं। पहले देखिए इसको एक राजनीतिक के हिसाब से, जिसको कहा जाए पॉलिटिकल, राजनीतिक के हिसाब से पढ़ा जाएगा। यानी राजनीतिक का मतलब हुआ, जब इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे तो राजनीतिक में हम वैसे, राजनीतिक का मतलब कोई राजनीतिक से संबंधित नहीं है, वैसा नहीं। इसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है इंग्लिश में। तो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम भारत के लोकेशनों के बारे में जानेंगे ना, जगहों के बारे में, तो वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होता है भौतिक रूप, जिसको हम फिजिकल कहते हैं, भौतिक। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं जैसे भारत में हो गया पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, नदी नाले झील, ये सारे चीज़ हमको कहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर। यानी पर्टिकुलर कोई जगह स्थान के बारे में हमको देखना होगा तो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी विशेष जैसे पर्वत पठार यानी प्राकृतिक से रिलेटेड कोई होगा तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भूगोल को इस तरह से ख़त्म करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें इंडियन भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ एक नया प्ले लिस्ट के साथ वर्ल्ड को भी कवर करेंगे, कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और आगे वीडियो का इंतजार करते रहें। तो चलिए अब इंडियन ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। देखिए पहले हम शुरू में अभी फ़िलहाल इंडिया के परिचय के बारे में, भारत का परिचय पहले देखेंगे, परिचय। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ स्थित है, स्थित कहाँ पे है, तो वो देखेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ स्थित है, वर्ल्ड में स्थान कहाँ है। ठीक है, उसके बाद हम भारत के कुछ विशेष ज्योग्राफिकल हिसाब से, जैसे वर्ल्ड के नक्शे पर अक्षांशीय और देशांतरीय के हिसाब से भी देखेंगे कि भारत से कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं और कौन कौन सी देशांतरीय रेखाएं गुजरती है। उसका स्पेशल एगो अलग से वीडियो बना दिए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अक्षांशीय और देशांतरीय। अगर आपने उसको नहीं देखा है उसको ज़रूर देख ही ले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप ज्योग्राफी कोई भी ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद भारत के आसपास देखेंगे, उसके बाद भारत के कुछ राज्यों को देखेंगे और उसके बाद जलीय सीमा को देखेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही तक कवर करेंगे, उसके बाद आगे तक चैप्टर बाय चैप्टर आते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब भारत के बारे में जानना शुरू करते हैं। देखिए पहले हम गोला के हिसाब से चलेंगे, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, उसके बाद हम क्षेत्रफल के हिसाब से और देशों के साथ तुलना करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत पूरे वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो ये हमारा इसको हम कर लेते हैं क्या, पूरे वर्ल्ड को। उसके बाद बीचों बीच आपको पता है कि इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री यानी इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, चाहे विषुवत रेखा, चाहे इक्वेटर भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक वर्ल्ड में एक विशेष लाइन को खींचा गया है जिसको हम सब कहते हैं कर्क रेखा। उसके बाद एक और खींचा गया है जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, और बहुत सारी अक्षांशीय रेखाएं खींची गई है। उस वीडियो में आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भारत कहीं यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत कहीं यहाँ पर स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि भारत जो है वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा में है। तो देखिए अगर दिशा की बात किया जाए तो ऊपर नॉर्थ कहा जाता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट कहा जाता है। तो कहाँ है भारत, उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब गोला का आधा कहाँ है। अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। तो पहले तो हम देख लेते हैं गोला, जैसे ये जो रेखा है विषुवत रेखा, वो क्या किया, इसको दो भागों में वर्ल्ड को काट दिया। तो एक हो गया ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद और क्या देख सकते हैं, और अगर पूरी स्थिति इसकी जानी जाए तो भारत उत्तर, इधर क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी भारत जो है, भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो हम भारत में देख रहे हैं क्या है कि उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया अगर पूरी वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो। और उसके बाद गोलार्ध से अगर आपको पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब क्या और देखना है, तो हमको कुछ चीज़ दिख रहा है जो देखने वाली बात है। क्या है, तो भारत पर जो ग्लोब पर जो कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, क्या वो भारत से गुजरती हैं या नहीं गुजरती हैं, उसको अभी देखेंगे। ठीक है, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या देशांतरीय रेखा भी गुजरती है भारत से क्या, तो उसकी महत्व क्या है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो पहले हम भारत को थोड़ा सा ठीक से बना ले। ठीक है, तो देखिए हम भारत से इस ऊपर वाले का हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री पर यह गुजरता है। आप देखिएगा उस वीडियो को तो आप अब देखे होइएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नीचे वाले को कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, चाहे विषुवत रेखा कह दीजिए, भूमध्य या विषुवत। ठीक है, तो भारत से रिलेटेड इन दोनों का कोई रिलेवेंट नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे। कौन है, कर्क रेखा। ठीक है, तो भारत से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, लेकिन कितने राज्यों से, तो देखिए यहाँ से क्रॉस करेगी गुजरात में, फिर राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है यानी राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में यहाँ से आता है, उसके बाद झारखंड में टच करता है, ऐसे पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा और मिजोरम तक चला जाता है। ये यहाँ से गुजरते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो भारत के 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा है, जिसको अक्षांशीय रेखा भी, मतलब अक्षांशीय तो बहुत सारी रेखा जो वर्ल्ड में इस तरह से खींची जाती है उसको क्या अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और इस तरह से खींची जाती है उसको कहा जाता है देशांतरीय रेखा। ठीक है, चलिए अब उसको बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से। तो चलिए उस सबका नाम लिखते हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, तो उसको नोट करिएगा। देखिए पहले कहाँ हुआ, गुजरात में एंटर कर दिया, उसको बड़े नक्शे पर भी हम उसको देखेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं। तो कहाँ, गुजरात से प्रवेश किया, गुजरात, फिर कहाँ, यहाँ राजस्थान से हल्का टच होता है यानी राजस्थान से भी जाता है, राजस्थान। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में एंटर कर जाता है यानी मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ से टच होता है यानी छत्तीसगढ़। फिर झारखंड से होकर गुजरते हैं यानी झारखंड खंड। और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल से होती हुई जाएगी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 2 और है, तो 1 हो गया, 2 और ये 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक है, 2 और है जो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, इसको त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, यानी
7वां नंबर पर त्रिपुरा और 8वां नंबर पर हो जाएगा मिजोरम। इसको आप नोट्स बनाते हुए चलिए इस तरह से, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर क्या कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये राज्य का नाम निम्नलिखित है। अब देखिए इसको ट्रिक याद करने का क्या ट्रिक होगा, बिल्कुल है, हम बता देते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे मी से क्या हो जाएगा मिजोरम, जो ये रहा। फिर त्र से क्या हो जाएगा त्रिपुरा। पी आर क्या हो जाएगा, देखिए पर मतलब पश्चिम बंगाल, और आर फॉर राजस्थान, ठीक है। तो आर फॉर राजस्थान, पी फॉर क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और आर फॉर राजस्थान, ठीक है। ग फॉर गुजरात, एम फॉर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छ से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से तो झारखंड हो ही जाएगा। यानी इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये आप कुछ ट्रिक हुए। तो हम देख लिए कि भारत से कर्क रेखा होकर एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखते हैं कि देशांतरीय रेखा का क्या विस्तार है यहाँ पर, अब उसको भी देखते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए कर्क रेखा तो हम गुजार चुके हैं, लेकिन एक है जो देशांतरीय रेखा भी भारत में सीधे प्रवेश करती है। अब कौन सी होगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन इसको सही कर लेते हैं। ये है, तो जैसे हम पृथ्वी को 2 भागों में इस तरह काटा जाता है, जैसे 0 डिग्री इधर भी काट दिया जाए, इधर भी कट जाए, तो 0 डिग्री से ही स्टार्ट होता है। जैसे 0 डिग्री इधर भी चला जाएगा, 0 डिग्री इधर भी से बढ़ेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ते चलता जाता है। फिर भी इधर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते जाता है। तो ऊपर की तरफ जो बढ़ता है वो होता है अक्षांशीय रेखा, और इधर जो पूरब और पश्चिम की तरफ बढ़ता है वो होता है देशांतरीय रेखा, ठीक है। तो भारत से देशांतरीय रेखा भी प्रवेश करता है। जैसे अभी बताया ना कि अगर मान लिया जाए वर्ल्ड है, तो इस तरह से अगर हम रेखा खींच रहे हैं तो इसको अक्षांशीय कहते हैं, इस तरह से। यही इस तरह से खींचना शुरू करें तो इसको कहा जाता है देशांतरीय रेखा। इस तरह से देशांतरीय रेखा इसको कहा जाता है। तो अभी हम क्या गुजार रहे हैं, देशांतरीय रेखा। तो कितना डिग्री होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री वाला जो देशांतरीय रेखा होता है वो कहाँ भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 82.5 डिग्री वाला जो देशांतरीय रेखा है वो भारत में प्रवेश करता है। अब देखते हैं किन राज्यों से होकर प्रवेश करता है, ठीक है। तो देखिए देशांतरीय रेखा किधर हुआ, भारत की किस दिशा में, तो हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व की दिशा में, क्या उत्तर पूर्व से देशांतरीय रेखा गुजरी, उत्तर पूर्व वाला देशांतरीय रेखा। चूंकि इधर भी 82.5 डिग्री वाला होता है, क्या कि 1 2 इधर से भी शुरू होता है और 1 2 इधर से भी शुरू होता है, पूरा पश्चिम दोनों की तरफ जाता है। लेकिन हमारा वाला किधर से जा रहा है, तो पूर्व के साइड से, यानी ईस्टर्न साइड से जा रहा है। अब इसको भी देखते हैं। तो भारत से कौन सी देशांतरीय रेखा, तो भारत से 82.5 डिग्री देशांतरीय, 82.5 डिग्री कौन सी दिशा भी लिख लेते हैं, उत्तर पूर्वी देशांतरीय रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कितना डिग्री, तो भारत से 82.5 डिग्री वाला जो देशांतरीय रेखा होता है वो क्या होता है, भारत से गुजरती है। अब देखते हैं किसी राज्य से तो पर्टिकुलर होता है, गुजरता ही होगा। तो देशांतरीय का मतलब होता है तो
हम देख कर यहाँ पता कर रहे हैं कि देशांतरीय मतलब दिशा या टाइम सूचक उसको कहा जाता है, मतलब टाइम बताने वाला जो होता है ना वो यही होता है। ठीक है, अब देखिए भारत के कितने राज्यों से, देखिए यूपी से यहाँ प्रवेश करता है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर आ जाता है आंध्र प्रदेश में। यानी हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो इस सारे 82 डिग्री वाला देशांतरीय रेखा जो है वो कहाँ से, भारत के 4 राज्यों से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, तो 4 राज्य, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं 4 राज्यों से देशांतरीय रेखा, 4 राज्यों से कौन कौन, पहला यूपी से प्रवेश करेगा, यूपी। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर तीसरा वाला जाता है उड़ीसा में, उड़ीसा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से बाहर हो जाता है, आंध्र प्रदेश। यानी इन 4 राज्यों से होकर क्या सारे 82 डिग्री वाला जो देशांतरीय रेखा है वो क्या होती है, गुजरती है। अब इसका काम क्या होता है देखिए, तो यही जो देशांतरीय रेखा है ना वो भारत के एक, जहाँ से टाइम पूरे भारत में कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि अगर इस बिंदु और इस बिंदु की बात करें ना तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है, तो घड़ी तो अलग हो जाएगा, नहीं तो उस तरह से नहीं, यहीं से टाइम सूचक, यहीं से भी टाइम पूरे भारत में मैनेज किया गया है। यानी भारत में हर जगह पर, भारत का जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर टाइम सेम हो, इसलिए इस तरह से यहाँ पर एक टाइम जोन भी है जिसका नाम, जो कहाँ से गुजरता है उसको भी हम देखते हैं। तो भारत का मानक समय उसको कहा जाता है, इसको लिख देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। भारत का जो मानक समय है यो यूपी के मिर्ज़ापुर तो याद ही रहेगा, बहुत फेमस वेब सीरीज रहा है। तो चलिए, तो भारत का मानक समय कहाँ से, तो मिर्ज़ापुर से माना जाता है। चाहे है मिर्ज़ापुर है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट मिर्ज़ापुर, ये इलाहाबाद के बगल में पड़ता है। तो इलाहाबाद जिसका नया नाम अभी प्रयागराज हो गया, तो इलाहाबाद के बगल में भी, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे इलाहाबाद चाहे प्रयागराज, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रयागराज के नज़दीक। ठीक है, प्रयागराज के नज़दीक कहाँ, तो मिर्ज़ापुर से भारत का मानक समय माना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो निकलती है। तो देखिए, हम मानक समय किसको, जैसे ये देशांतरीय रेखा जो गुजर रहा है तो यहाँ का एगो सेंटर मान लिया है, और यहीं से पूरे भारत में क्या है, टाइम को मतलब देखा जाता है। क्योंकि इसके हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारत में सब जगह समय सेम हो, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय वाला मानक समय है ना, उससे देखा जाए तो भारत अगर उससे मिलाया जाए ना तो भारत का टाइम रेखा इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है, तो इससे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपना एक मानक समय बनाया गया है, जो कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर के, यूपी के मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, अब तो हम देख लिए कि भारत पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, भारत से कौन कौन सी अक्षांशीय और कौन कौन सी देशांतरीय रेखा गुजरती है। ठीक है, अब कुछ देशों का तुलना हम इससे करते हैं कि पूरे देश में कहाँ तक भारत आता है। चलिए, तो अब उसको देखते हैं। अब कुछ वर्ल्ड के देशों से भारत की तुलना करते हैं, जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से अभी फिलहाल देखेंगे, उसके बाद भारत में एंटर करेंगे। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो पहला से लेके 7वां तक हम सबको अभी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला कौन है, तो चलिए भारत की स्थिति देखते हैं। पहला नंबर पर है रूस आता है। ठीक है, ये पहले नंबर का है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, और तीसरे नंबर पर आपको कहीं कहीं पर यूएसए भी देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं पर चीन भी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली अगर कोई होना चाहिए ना तो वो होना चाहिए यूएसए होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अलास्का जो है वो किसका है, अलास्का है पूरे मतलब अमेरिका का ही है, तो वो दोनों क्षेत्र मिला के सभी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको कहीं कहीं पर यहाँ पर चीन भी दिखने को मिल जाएगा कई किताबों में, मतलब ये हेरा फेरी आपको मिल सकता है। यूएसए बोले तो
अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 5वें नंबर पर आपको मिलेगा ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली भारत आ जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर। ठीक है, भारत क्या आ जाएगा, तो 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे वर्ल्ड में आता है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। इस क्रम को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से कितने क्रम पर आता है। ठीक है, क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा, मतलब ये पता हो गया, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आपको तो पता ही होगा। जनसंख्या के हिसाब से अगर बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है चीन, और सेकेंड पर भारत। लेकिन अगर जनगणना आगे हो जाए तो हो सकता है कि हम भारत मतलब चीन को भी पछाड़ दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी जनगणना आना अभी बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, भारत जो है वो क्या है, जनसंख्या के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे 7 बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत की कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में अब जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपको पता हो गया, इसको जरूर नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, अब भारत के पूरे नक्शा को बनाते हैं और एक एक हिस्सा को देखते हुए चलते हैं। तो ये पूरा हमारा भारत हो गया है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, और ये हमारा सिक्किम पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब भारत के कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो हम इसके कुछ पड़ोसी देशों को देखेंगे। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए देश। ठीक है, और साथ में उसके कौन कौन, उस रेखा का नाम क्या क्या है उसके बारे में भी हम देखते हुए चले। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जानना शुरू करते हैं। तो भारत के पश्चिमी साइड में कौन है, पाकिस्तान है। तो इधर क्या पड़ता है, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद यहां पर पड़ता है नेपाल, नेपाल, और भारत के इस स्थिति में पड़ता है भूटान। ठीक है, और ये पूरा जो है वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और इस साइड में पड़ता है म्यांमार। म्यांमार, तो अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्या हो गए, तो इस साइड से जो लगता है ना पूरे, ये तिब्बत, तिब्बत अर्थात चीन का, यानी चीन भी गई है, मतलब चीन का ही है, तो इसको चीन भी कह सकते हैं। चीन ही लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, चीन। ठीक है, उसके बाद इस स्थिति से जो यहाँ से लगता है देश ना, उसको कहा जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत के साथ कितने, तो देखिए अगर देखा जाए नॉर्मली तो 1 2 3 4 5 6 7, तो भारत के साथ स्थलीय सीमा कितने देश साझा करते हैं, तो पूरे 7 जो हैं वो भारत के साथ क्या होते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और क्या इसमें जानना जरूरी है, तो देखिए हम अब इसमें देखेंगे कि भारत का जो कौन कौन सा राज्य है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान के सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ, और भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो चीन और नेपाल, ये सब के राज्यों के देखते हुए चलेंगे। और क्या देखेंगे उसके बाद, और देखेंगे कि जैसे हर रेखा का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रेखा का नाम क्या है, भारत अफगानिस्तान के बीच क्या है, भारत नेपाल के बीच क्या है, उसके बाद भारत चीन के पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, और इसके पास क्या है। ठीक है, सभी को हम देखते हुए चले। अब क्या होगा,
तो पहले हम इसकी कुछ कहानियों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। भारत के कुछ भौगोलिक स्थिति जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा, जैसे भारत के इस राज्य की बात की जाए तो ये हमारा लद्दाख है, ठीक है, क्या कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। लद्दाख, अब इसमें क्या जानना है तो अभी बता दें। देखिए भारत का जो ये हिस्सा, ये राज्य है ना, और इतना ये हमारे पास नहीं है। कहने का क्या मतलब हुआ, तो देखिए ये 1962 की लड़ाई में हम इसे चीन से क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं। तो इस पर आधिपत्य अभी किसका है, तो इस पर अभी चीन का है। किसका है, इस पर अभी चीन का कब्जा है इस पर। इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा जाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन, ठीक है। और इसी लाइन का नाम है LAC। ये जो बॉर्डर खींचा हुआ है उसका नाम क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, वो बताना। फिर इसका क्या नाम है, तो ये भी क्षेत्र हमारे में नहीं, मतलब है तो हमारा है, लेकिन इस पर क्या है, अधिकृत किया है, ज़बरदस्ती इसको क्या है, अपनाया गया है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है POK कहते हैं, चाहे इसको पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत, POK का मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बता रहे हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये बताएं। अब देखिए इसमें और क्या जाना है, तो अब हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी रेखा है। तो पहले हम भारत पाकिस्तान के बीच ही हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए शुरू में जब 1947 में भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो आपको पता है कि पाकिस्तान दो बनाए गए थे। जैसे पाकिस्तान को जो हिस्सा था ना वो दो थे, कौन कौन थे, तो इसको कहा जाता था, जैसे इसको कहा जाता क्या, पश्चिमी पाकिस्तान, सॉरी इसको कहा जाता था पूर्वी साइड में है ना, तो इसको कहा जाता, उस वक्त बांग्लादेश नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था। इसका पुराना नाम क्या था, तो पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। इस पाकिस्तान जो अभी दिख रहा है उसका नाम हुआ करता था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, जिसने रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने जब भारत का विभाजन चल रहा था तो नक्शे पर बॉर्डर खींचने का काम वही रेड क्लिफ किए थे, ठीक है। तो फाइनली भारत और पाकिस्तान के बीच ना एक सीमा का नाम रखा है, जो जिसने खींचा उसी के नाम पर रख दिया गया। उसका नाम क्या था, रेड क्लिफ। अभी सभी आपको हम इसके बाद अभी समझा रहे हैं, उसके बाद हम आपको ये हैंड रिलेटेड आपको लेख आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बने रहिए। रेड क्लिफ नामक व्यक्ति आया और उसके बाद क्या है कि इसको रेखा दोनों खींच दिया, कह दिया कि इधर पश्चिम पाकिस्तान है और इधर पूर्वी पाकिस्तान है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये हिस्सा जो बांग्लादेश बनने से पहले इसको क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, और इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। और ये दोनों का बॉर्डर कौन, एक ही व्यक्ति खींचा था, क्योंकि पाकिस्तान खींचना था तो एक ही, कौन खींचे थे, तो रेड क्लिफ। तो ये बात हम ध्यान रखिएगा कि भारत पाकिस्तान पूछे तो यो रेड क्लिफ, और इसके पास भी अगर बांग्लादेश के भी पास कहेगा तो रेड क्लिफ। क्योंकि अब थोड़ा और कहानी जानते हैं। देखिए तो उस वक्त तो पाकिस्तान बन चुका था, इधर भी पाकिस्तान है, इधर भी पाकिस्तान, दोनों पर एक ही पाकिस्तान का है। तो दो से क्षेत्र में थे ना, तो इसलिए नाम दो दिया, लेकिन था एक ही पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या हुआ कि आज ये बांग्लादेश बन गया। तो फाइनली कुछ समय के बाद ना इस पर इतना अत्याचार करने लगा, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार, ऐसे करते यहाँ के लोगों ने कहा थे, मतलब अपना क्षेत्र होते हुए इस पर सौतोले से भी बदतर व्यवहार इस पर किया गया। तो फाइनली यहाँ के लोगों ने भारत के साथ मदद मांगी, ठीक है। और फाइनली 1971 का जो लड़ाई आप सुनते हैं वो किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि यही वाला क्षेत्र को आज़ाद कराया गया था। और फाइनली 1972 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान से इसका नाम चेंज करते किया गया, बांग्लादेश बना दिया गया। और ये एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक नया देश बना दिया गया। और फाइनली पाकिस्तान, अब पूर्वी पाकिस्तान तो बचा नहीं, तो पाकिस्तान भी कह दिया कि अब पश्चिमी पाकिस्तान कहला रहेगा,
पूर्वी तो है ये नहीं है। तो फाइनली ये भी कहा थी कि अब ना पूर्वी ना पश्चिमी, चलो हम सीधे पाकिस्तान है, क्यों पाकिस्तान है, तो फाइनली इसको क्या किया, ये ओनली फॉर पाकिस्तान पर इसको छोड़ दिया गया। फिर अब क्या गया, तो अब ये इतना बात समझ में आ गया कि चाहे भारत पाकिस्तान के बीच का है, चाहे भारत बांग्लादेश के बीच का है, दोनों का बॉर्डर का नाम एक ही है, सेम है, क्योंकि खींचने वाला एक ही व्यक्ति था, तो वो कौन था, तो रेड क्लिफ। अब इतना आपको समझ में आ चुका है, बस यही थोड़ा सा देखना था, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, अब क्या और कन्फ्यूज़न क्या हो सकता है, चलिए आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, ये तो हमारा है ही नहीं। तो आपको कहीं कहीं पर ना भारत अफगानिस्तान के बीच तो अगर रेखा तो यहीं से लगता है, लेकिन ये तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे किताब में आपको कहीं कहीं पर भारत अफगानिस्तान नहीं देखने को मिलेगा, भारत अफगानिस्तान नहीं देखने को मिला, जो डुरंड रेखा जो लगती है, चलिए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। एक नॉर्मल तरह से देखा जाए, देखिए भारत का यही क्षेत्र से क्या लगता है, अफगानिस्तान लगता है, लेकिन ये क्षेत्र तो मेरा है ही नहीं है, इसका कब्जा इस पर पाकिस्तान के। तो जैसे ऑफिशियली रूप से वो हमारा ही है, लेकिन अधिकृत किया गया है, तो कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्षेत्र तो हमारे है ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, यही चीज़ आपको हमको बताना है। अब ये क्षेत्र ये इस पर से मेरा है, तो यहाँ से एक तरह से देखा जाए, अगर ये नहीं है मेरे पास, तो भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र किसका है, पाकिस्तान का है। बिल्कुल, वो ले लेंगे, आज ना तो कल तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो फाइनली कहीं कहीं पर आपको भारत अफगानिस्तान अगर पूछ लिया जाए तो ये डुरंडे रेखा है, बाय द वे पूछा जाए तो सेम है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, कोई लोड है नहीं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा देखने को मिलेंगे। तो भारत अफगानिस्तान पूछे तो यो वही डुरंडे है, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछे तो यो डुरंड ही है। लेकिन अब कई किताबों में देखते हैं ना कि जैसे भारत अफगानिस्तान नहीं लिखा हुआ रहता है, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान लिखा हुआ रहता है, तो उसको भी अभी हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अब देखते हैं कि भारत का कौन कौन सा राज्य जो है वो कितना बॉर्डर किसके साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, अब पहले इसको देख लेते हैं। देखिए पहले पूरा अभी हम आपको याद ही करवा देंगे, म्यांमार। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए भारत के साथ स्थलीय सीमा देखा जाए तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के साथ कितने राज्य हैं, तो टोटल 7 राज्य हैं। कितने, 7 देश हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, चूँकि इस तरह पूरा यहाँ तक पूरा भारत के साथ ही क्या करता है, बांग्लादेश सीमा साझा करता है। इसीलिए भारत के साथ ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कई एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा कौन करता है, तो कौन करता है, बांग्लादेश करता है। कितना, 4096 किलोमीटर। ये कभी कभी ये आंकड़ा भी पूछ दिया जाता है कि कितना किलोमीटर साझा करता है, ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, बाकी बात और देशों के साथ उतना नहीं पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है, इसको याद करने का क्या तरीका होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, इसको आप लिख सकते हैं आराम से। इसको हम मिटा देते हैं, बस यहाँ पर पीओके लिख देते हैं, पता चल गया हो। बचपन में एमबीए किया, बचपन में क्या, एमबीए किया। तो ये इसका साइलेंट काम है, इसका कोई काम नहीं, और इसका कोई काम नहीं। काम जिसका है वो ये 3 है, इधर ये 4 है। ठीक है, तो क्या होगा, B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चीन, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। यानी इस तरह से बचपन का हो जाएगा, आप समझ गए, बांग्लादेश
चीन, पाकिस्तान और नेपाल, इधर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो आप इसको देख लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम वाइज है, ये ट्रिक ऐसा है कि क्रम वाइज है, ये क्रम है, मतलब पूरा क्रम। अगर सबसे कम सीमा साझा कह देगा ना तो आप ये भी बता सकते हैं कि अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो कौन, बांग्लादेश, ये भी तो हो सकता है। या सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है, तो आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या, अब ये ट्रिक आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। अब देखते हैं, अब इसमें देखते चलेंगे कि भारत के साथ वो कौन कौन से सीमा का नाम है जो निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब पूरा देश आपको याद हो गया होगा, लिख सकते हैं आप उसको बिल्कुल भारत। अब एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ चीज़ों को बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना जो असम में है गारो खासी जयंतिया, जैसे भारत भूटान के बीच पूछेगा ना तो आप छोड़ दीजिए, मतलब आता नहीं है, वैसे आता ही नहीं, क्योंकि इसका बॉर्डर का कोई नाम ही नहीं है, पहली बात। और म्यांमार के साथ अगर पूछे ना तो म्यांमार के साथ आप बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक पहाड़िया है जिसका नाम है पटकाई बूम, पटकाई बूम। अगर ये पूछ दिया जाए, ये हम जब पर्वत पठार बताएंगे तो आप उसको उसमें बताएंगे, लेकिन नॉर्मली अभी जानने के लिए बताएं, क्योंकि यहाँ एक पहाड़ी है जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर को लगता है। तो ऐसे कहा दिया जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच के बॉर्डर का नाम क्या है, पटकाई बूम है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। और नेपाल के पास अगर पूछे ना तो इसके पास, जैसे भारत और नेपाल के बीच ना 3 गो के 12 लफड़ा रहता है, मतलब विवाद रहता है कि भारत कहता है कि हमरा है, नेपाल कहता है हमरा है। ठीक है, तो वो क्या क्या है, तो वो देखिए काला पानी, लिपू लेक और लिम्पूधुरा, ये 3 ऐसे विवाद है। लेकिन भारत नेपाल के बीच ना बॉर्डर रेखा माना जाता है काला पानी को, काला पानी। भारत और नेपाल के बीच क्या, तो काला पानी की मतलब बॉर्डर एक तरह से माना जाता है। बॉर्डर है तो गुड है, नहीं तो काला पानी आपको जरूर है, बॉर्डर का कोई नाम नहीं है। ठीक है, क्या चाइना के पास, चाइना के साथ नाम उम है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या है, तो उसको देखते हैं। देखिए भारत और चीन के बीच है जिसका नाम है मैकमोहन, चूँकि मैकमोहन साहब आए थे और ये भारत और चीन के बीच नक्शा बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, और आपको भारत अफगानिस्तान के बीच पता चलिए गया। उसके बाद अब फ्लो चार्ट बना देते हैं। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। अब इसके साथ जो वीडियो है वो राज्यों के हिसाब से सारे एक एक राज्य जो किस किस देश से कौन कौन सीमा साझा करते हैं वो आपको हम दिखा देते हैं यहाँ। अब चलिए देख लेते हैं इनके राज्यों के हिसाब से और बॉर्डर के हिसाब से सारे नामों को हम लिख दिए हैं। इसको आप नोट्स वाइज उतार सकते हैं। देखिए बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ, आपको पता है कौन कौन राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल लगते हैं। ये 5 राज्य ही इसके साथ लगते हैं, तो ये इसमें 5 राज्य लगेंगे। ठीक है, चीन के साथ कितने, चीन का जो रेखा का नाम है, भारत और चीन के बीच का बॉर्डर का रेखा, वो मैकमोहन नाम है। कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, HP, उत्तराखंड, UK लिख दिए हैं, सिक्किम और एक है AP यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लगता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ काला पानी को लेकर ही माना जाता है, तो चलिए उसी को। उसके बाद इसके साथ लगता कौन है, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार के साथ पटकाई बूम पहाड़ियाँ लेकर बॉर्डर सीमा साझा होती है, इसको माना जाता है। चलिए हम लिख दिए हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये राज्य सीमा साझा होते हैं। भूटान के साथ कुछ नहीं होता, इसको छोड़ दिए हैं। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ डुरंड, तो भारत अफगानिस्तान रहे चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान रहे, दोनों का मतलब डुरंड रेखा ही रहेगा। कहीं कहीं पे ये दिखेगा, कहीं कहीं पे पाकिस्तान के साथ दिखेगा, तो कहीं कहीं भारत के साथ दिखा है। तो दोनों का नाम मतलब इसके साथ कभी दिखाया जाता है, कभी उसके साथ, तो डुरंड रेखा ही मारिएगा। और भारत का कौन सा क्षेत्र लगता है, तो लद्दाख लगता है। कौन, POK वाला क्षेत्र जो बताए थे, जो पाक अधिकृत जो कश्मीर जो था, लद्दाख का जो एक हिस्सा जिसको POK, जहाँ पर LOC उसका बॉर्डर है। ठीक है, तो वो वाला हिस्सा किससे लगता है, ये अफगानिस्तान से लगता है, या फिर लद्दाख आप कह सकते हैं डायरेक्ट।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भारत का पूरा परिचय आपको समझ में आया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आपके बनेंगे और सारे पिक्चर के साथ, जितना मतलब एक अच्छे प्रयास के साथ इसको लाएं, ठीक है। अगले वीडियो में भारत के और भौगोलिक रीजन के बारे में, कुछ राज्यों के बारे में हम देखेंगे। भारत का उत्तरी दक्षिण बिंदु, ये सारे बिंदुओं के बारे में देखेंगे। कुछ भारत की विशेष जिससे क्वेश्चन बनता है, जिससे अभी तक क्वेश्चन पूछ चुका है, वो देखेंगे। तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।